अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर सना नजमुल, आपकी मेज़बान। आज हाजिर हुई हूं एक नए शो के साथ जिसका नाम है हेल्थ आवर। हम इस शो में बात करेंगे सेहत और सेहत से जुड़े मसाइल के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि ये महीना है अक्टूबर का और पूरी दुनिया में पिंकटूबर के नाम से एक अवेयरनेस कैंपिंग की जाती है, जहाँ पे हम ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड मसाइल और उनके हल की अवेयरनेस फराहम करते हैं, लोगों को आगाही देते हैं कि कैसे वो जल्द से जल्द अपना जो ये कैंसर है उसको डिटेक्ट करें। इसी सिलसिले में हमने आज अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है डॉक्टर सरवत रज़ा को, जो कि फैमिली फिजिशियन हैं और इनका बहुत लंबा एक एक्सपीरियंस रहा है। इन्होंने ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स देखे हैं जिनको कैंसर होता है या वो कैंसर की बिगड़ी हुई शक्ल के साथ आते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सरवत, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, थैंक यू सना फॉर इनवाइटिंग मी हियर। और जैसा कि आप जानती हैं कि ये महीना आपने भी कहा कि कैंसर के हवाले से बहुत ज़्यादा जो है वो मशहूर है। सो इसी सिलसिले में बहुत शुक्रिया आपने मुझे बुलाया। मैं चाहूँगी कि मेरे तवज्जुह से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आगाही मिल सके। जी बिल्कुल, शुक्रिया बहुत बहुत आपके आने का। अब मुझे अब ये बताइएगा कि जैसे कि आपका इतना पुराना एक्सपीरियंस है, आपने बहुत सारे मरीज़ भी देखे होंगे, जाहिर सी बात है। तो जब मरीज़ आपके पास आते हैं इस कंप्लेन के साथ कि उनको ब्रेस्ट में कोई कैंसर या कोई गिल्टी है या किसी किस्म की कोई चेंजेस आ रही हैं, तो वो किस तरह की शक्ल लेके आपके पास आते हैं? मतलब पेशेंट की जो अलामात होती हैं वो किस तरीके की अलामात आपके पास लेके आते हैं? क्या वो इतने अवेयर हैं कि वो खुद आके आपको बताते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है, या आप लोग इसको डायग्नोस करते हैं? कि बहुत आपने अच्छा सवाल किया सना। इसमें मैं बहुत अहम बात जो एक करना चाहूँगी वो ये कि कभी भी एक तो सबसे पहले जो हम आगाही का जो पहला लफ्ज़ है वही होता है सेल्फ एग्जामिनेशन। बिल्कुल सही, यानी अपने आप में ब्रेस्ट होना एक रिस्क है औरत के लिए ना। बिल्कुल सही बात है। है। ज़ाहिर है वो एक टिश्यू है पूरा, जब वो उसके अंदर एबनॉर्मेलिटी आती है, उसमें छोटे छोटे खलिए हैं, जब वो खलिए बहुत एबनॉर्मल हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हुए होते हैं, उन्हीं की वजह से वो खुदा ना करे कैंसर के सेल्स का शक्ल इख्तियार कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो इसमें जो अहम बात यह है कि हर औरत 20 साल से ऊपर की हर लड़की को अपना सेल्फ एग्जामिनेशन करना है। यानी जब भी हम पीरियड से नहाते हैं तो उसके फ़ौरन बाद जब आप नहाने लगे, बात ले रहे हो, उस दौरान में आपको अपने ब्रेस्ट को, दोनों ब्रेस्ट को अच्छी तरीके से एग्जामिन करना है। नॉट ओनली ब्रेस्ट, फिर आपको अपने आर्म पिट्स को भी देखना है कि कभी भी अगर आपको कोई गिल्टी टाइप की अगर कोई चीज़ फील हो तो आपने फ़ौरन रिजू करना है अपने डॉक्टर्स को। अब हम जैसा कि आपने कहा कि अब ये मंथ हमने बहुत ज़्यादा एक्सक्लूसिवली हर साल ही मना रहे हैं, तो उसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ है उसमें हर एज की ख़वातीन आती हैं और वो अगर छोटा सा भी कुछ एबनॉर्मलिटी देखती हैं, जैसा कि अगर फ़र्ज़ करें ब्रेस्ट के साइजेस में कोई एबनॉर्मलिटी है, दोनों सेम नहीं है, एक छोटा एक बड़ा हल्का सा तो कुदरती हो सकता है, लेकिन अगर बहुत रिमार्केबल उसके अंदर फ़र्क है तो उसके साथ प्रेजेंट होती हैं। कोई स्किन का कलर चेंज है, या अगर ब्रेस्ट निपल में से कोई रतूबत आ रही है, या उसके अंदर कोई लाली फील होती है, तो फिर फ़ौरन आपने रुजू करना है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब हर तरह की, हर एज की ख़वातीन जो है ना वो हमें विजिट करती हैं, और अच्छा है क्योंकि इसमें अर्ली डिटेक्शन इज़ द की। जितनी जल्दी आप इसको पकड़ लेंगे उतना फायदा है और आसानी है। बिल्कुल। आपसे मैं एक और सवाल करूंगी, वो ये है कि क्या पाकिस्तान में ये कैंसर बहुत तेजी से फैल रहा है? जैसे कि हम जो स्टैटिक्स देखते हैं उसके हिसाब से पाकिस्तान में कैंसर तेजी से फैल भी रहा है और अमवात भी होती हैं, और इन अमवात की वजूहात आपसे मैं जानना चाहूँगी कि ऐसा क्या होता है कि लोग जो है वो सही टाइम पर नहीं आ पाते आपके पास, और फिर ये होता है कि जब तक वो आपके पास आते हैं तो कैंसर इतनी बुरी शक्ल इख्तियार कर चुका होता है कि वहाँ बचने के चांसेस नहीं होते। बिल्कुल, ये बहुत अहम बात है सना, इसीलिए हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करें, पेरेंट्स को बताएं। हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम हुआ करता था, जिसको कि काफ़ी हद तक हमने कॉम्बैट कर लिया, वो ये था कि औरतें शर्माती थी। बिल्कुल। अगर उन्हें कोई भी चीज़ उनको ब्रेस्ट में फील हो रही है या एब्नॉर्मल नहीं, वो इवन अपनी मदद से नहीं शेयर। बिल्कुल बिल्कुल। मगर अल्लाह का शुक्र है कि अब मैं नाउ आई कैन सी द चेंज एज पेशेंट्स आती हैं तो ज़रा सी भी कोई एब्नॉर्मलिटी है तो ज़रूर हमें जो है ना रुजू करती हैं। दूसरी बात इसके अंदर इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको ये समझना है कि जो साउथ ईस्ट एशिया है उसमें हम लोग, अगर आप उसका डाटा या शरह निकालें तो हम लोग यूँ समझ लें कि हर 8 औरत में से 1 औरत को ब्रेस्ट कैंसर होने का
खतरा है, और बिल्कुल। सबसे ज्यादा एशिया में ये चीज ब्रेस्ट कैंसर की कॉमन है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले, वो एक दूसरे को भी बताएं। हमारे आपके चैनल के तवज्जो से जो लोग सुन रहे हैं, मैं चाहूंगी वो ये बातें जो यहाँ हमसे सुन रहे हैं, अगर कोई नहीं देख पाया तो उन औरतों तक जरूर ये बात पहुंचाएं। नॉट ओनली दैट फरा, मर्द भी इससे स्पेयर नहीं है, बिल्कुल। मर्दों में भी 1% सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैं आपसे यही अब पूछने वाली थी कि लोगों में ब्रेस्ट कैंसर को रिलेट करते हैं सिर्फ एक खवातीन के मसाइल के साथ। हमारे यहाँ अभी तक ये अवेयरनेस नहीं हुई है कि ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ खवातीन में नहीं होता। आपसे मैं जानना चाहूंगी कितने % ऐसे आपने पेशेंट अभी तक देखे हैं जिनमें आदमियों में आपने ये डायग्नोज किया हो? देखिए, मेरा तकरीबन 25 साल जो है ना वो तजुर्बा है, उसमें हमने सिर्फ एक पेशेंट मेल देखा है। 1% चांस है वैसे मर्दों में भी, पर अब हम चाहते हैं कि जितने भी अवेयरनेस प्रोग्राम है उनको मर्द भी सुने और उनमें जरूर शिरकत करें। इसलिए कि आप देखें ना, सपोर्ट तो मर्द ही होते हैं जिनके घरों में है। ऑलरेडी इतना ट्रॉमा है उन खवातीन के लिए कि जिनको एकदम पता चलता है कि उनको ब्रेस्ट कैंसर है। अच्छा, इससे भी नहीं घबराना है, क्योंकि जिस चीज का इलाज है सना, उससे हमें डरना नहीं है। बिल्कुल। और मैं आपको बताऊं इसकी कैटेगरीज हैं। जैसे अगर हमने स्टेज 0 पे किसी कैंसर को पकड़ा है कि अभी थोड़े बहुत चेंजेस आने शुरू हुए, सो उसका तो बेहतरीन इलाज है कि वो बहुत छोटी सी एक सर्जरी होती है और पेशेंट इज फाइन। फिर स्टेज 1, 2, 3 और 4 है। अब इन आगाही प्रोग्रामों से हम यही बताना चाहते हैं अपने नाजरीन को कि भाई जितनी जल्दी हो जाए आके डिटेक्शन कराओ, और उसके लिए ईयरली मैमोग्राम, जो खवातीन 40 साल से ऊपर की हैं उनको हम कहते हैं एक एक्सरे होता है जिसको कहते हैं मेमोग्राफी। जी, वो हम रेकमेंड करते हैं। और जो उनसे कम उम्र की बच्चियां, उनके लिए हम अल्ट्रासाउंड की मोडालिटी है। हमारे पास तशखीस के डिफरेंट टूल्स हैं जिनके क्राइटेरियाज हैं, तो कौन पेशेंट किस क्राइटेरिया में है उस हिसाब से। लेकिन जरूरी है, बहुत आपके तवज्जो से मैं लोगों को बताऊंगी कि प्लीज इसको आसान, इजी ना लें, छुपाएं नहीं, जरूर बताएं। देखिए, असल जो चीज होती है वो ये है कि हमारे यहाँ शाइनेस बहुत ज्यादा है। अब फीमेल अब आना शुरू हुई हैं इस तरफ, लेकिन जो हजरात हैं उन्होंने ये अपना माइंडसेट उन्होंने क्रिएट किया हुआ है कि उनको लगता है कि ये हमारा इशू नहीं है। इसकी वजह से मैंने देखा बहुत सारे मेल्स में जब प्रॉब्लम हो रही होती है तो वो शायद अपनी शर्म की वजह से वो इस चीज़ को नहीं बता पाते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अब जाके ऐसा हुआ है, जैसे आप बता रही हैं हमने एक पेशेंट देखा मेल, अब जाके ऐसा हुआ है कि मेल्स आपके पास आते हों कभी ऐसी किसी इशू के साथ? मैं आपको बताऊं, देखिए इसमें ये भी है कि जेनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। जिनकी फैमिलीज में रन कर रहा है उनमें, जैसे मैंने अभी आपको बताया हम 40 साल पे मैमोग्राफी करा रहे हैं, उनमें हम और अर्ली करा लेते हैं कि जिनकी फैमिली में जेनेटिक्स मौजूद है। अगर खाला को हुआ है, अम्मी को, या उनकी बहनों को, पुपियों में से किसी को अगर ब्रेस्ट कैंसर रहा है। अच्छा, दूसरे ये भी होता है कि अगर एक कैंसर है तो दूसरे कैंसर का होने का चांस ज्यादा होता है। तो हम इस तरह कैटेगराइज करते हैं पेशेंट को, उसी हिसाब से उनको गाइड करते हैं। तो इसलिए हमारा बार बार ये कहना होता है कि खुदा के लिए सेल्फ एग्जामिनेशन करें, क्योंकि उससे अर्ली डिटेक्शन होगी। क्या होगा कि हम आपका ब्रेस्ट सेव कर पाएंगे। अब तो इतने अच्छे ट्रीटमेंट्स आना आ गए कि जरूरी नहीं कि हम हर पेशेंट को कीमोथेरेपी दें। सर्जरीज होके भी इतने प्यारे इम्प्लांट्स लगते हैं कि वो आप कह ही नहीं सकते, पता ही नहीं चलता। अब ज़ाहिर तरक्की कर रही है साइंस, तो हमारे पास न्यू ट्रीटमेंट्स मौजूद हैं। अब इतने प्यारे इंजेक्शंस आ गए हैं जिनसे अल्लाह ना करे जो पहले बाल गिरते थे कीमो में, अब उसको भी कॉम्बैट कर पा रहे हैं। सो बस, मगर उसमें की बात ये कि जितनी जल्दी हम इसको पकड़ लेंगे उतना ज्यादा बेहतर है। तो जिनों की फैमिली में है वो तो बहुत ज्यादा इन टच रहे अपने मालिज के साथ, तो ये बहुत जरूरी है। और गाय बगाए अपनी टेस्ट कराते रहना। जी बिल्कुल। एक और मुझे आपसे सवाल पूछूंगी कि ये जेनेटिक की तो आपने बात करी, एक वजह तो है कि अगर आपकी जीन में है, आपकी फुप्पो, खाला या किसी को घर में या मदर को कैंसर हुआ है तो वहाँ चांसेस होते हैं कि आपको हो सकता है। इसके अलावा ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से अलामात आने के आप पे ज्यादा, यानी कि जैसे कि आप बोलें कि इन वजूहात की वजह से अलामात आ सकती हैं कैंसर की? मैं समझ गई, वो होना भी बहुत जरूरी है लोगों को। बहुत अगेन आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, जिनमें हम तब्दीली ला सकते हैं, और कुछ ऐसी हैं जिनमें हम तब्दीली नहीं ला सकते। अब हम तब्दीली किस किस चीज में ला सकते हैं, वो ये कि अगर हम कहते हैं जिनको मोटापा है, उनको चांसेस ज्यादा हैं। हम मोटापे को कॉम्बैट करके हम ये तब्दीली ला सकते हैं कि लाइफस्टाइल थोड़ा सा मॉडिफाई करें। बहुत ज्यादा ऑयली, बहुत ज्यादा रिच जो डाइट्स हैं या जंक फूड वगैरह हैं, उनका इस्तेमाल ना करें। जितना आपका BMI आपकी हाइट के हिसाब से मुतवाजिन आपका वजन होना चाहिए,
उसको आप टारगेट करें, क्योंकि कहते हैं कि अब तो रिसर्च ही कहती है कि हर बीमारी की पहली सीढ़ी मोटापा है। बिल्कुल तो बिल्कुल। उसको आप देखिए, प्लस ये कि अब आप देखिए कितने प्रोसेस फूड आ गए हैं। मैं आपसे ये सवाल करने वाली है थी ना, कि तो मैंने जहाँ तक हो सकता है मिथ हो, जी एक सवाल मेरे माइंड में है जी कि लोग कहते हैं कि इंजेक्टेड चिकन्स जो हैं, जी इंजेक्टेड मील जो हम ले रहे हैं, जी। उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम होना। बिल्कुल, देखिए ये हार्मोन से रिलेटेड है। बिल्कुल। जीन्स के अंदर जो मैं आपको कह रही हूँ, जो जेनेटिक्स में है, सो हार्मोनल चेंजेस में जैसे बरका 1 बरका 2 जीन्स जी। हैं जिनके अंदर, या जिनके अंदर फर्ज कीजिए ट्रिपल जी। नेगेटिव जो है, वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव कैंसर्स होते हैं। सो उनके लिए आपको और ज्यादा कॉशियस होना है कि आपको ऐसी डाइट जो हम बचपन से अब बच्चों को दे रहे हैं। अब आप बिल्कुल। देखिए, मैंने कभी नहीं देखा था कि कोई बहुत छोटे बच्चों के अंदर ब्रेस्ट कैंसर हमें मिला हो, मगर अब बहुत छोटे बच्चों में भी अच्छा। हमें डिटेक्ट हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली ऐसे केसेस भी देखने आ रहे हैं जो 18 साल से कम के हैं अच्छा। और ब्रेस्ट कैंसर के हैं। सो ये आई थिंक हमने जो अपना लाइफस्टाइल थोड़ा सा चेंज नहीं कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हम जो है ना सिडेंट्री लाइफस्टाइल पे हैं, जंक फूड बहुत आसान है, एक्सेसिबल हैं, बहुत ज्यादा इजी है। सो अगर आपने उन्हें कॉल किया, घर पे आपको खाना मिल जाएगा, आपको और निकलने की भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल जरूरत इसी नहीं तरह है। जो बर्गर्स बहुत छोटे साइज के हमारे जमाने में आते थे, अब हमारे अब वो बच्चों बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल। ह्यूज बर्गर्स हैं जी। सो सी वी हैव टू सी आवर लाइफस्टाइल्स आल्सो। प्लस ये कि जब हम छोटे होते थे, हम हमेशा मैदान में खेलने जाते थे, अब गेम भी कमरे के अंदर महदूद हो गए। सो ये वो सारी चीजें जिनमें हमें मिल के एज अ सोसाइटी काम करना होगा। बिल्कुल। कि हम, ये हो गए मॉडिफाइबल चेंजेस जो हम ला सकते हैं। अब आप मुझे बताइएगा कि अब एक पेशेंट है, उसको कैंसर हो चुका है, फर्स्ट जी। स्टेज वो प्री डायग्नोस नहीं कर पाया जी। या वो प्रिक नहीं कर पाया कि मुझे कैंसर था। ठीक उसके बाद जब वो आपके पास आ रहा है, वो सेकंड स्टेज कैंसर के साथ आ रहा है, वहां पे उसकी ट्रीटमेंट हो रही है। जी। एक आप मुझे बताइएगा कि उसकी ट्रीटमेंट के हवाले से क्या ट्रीटमेंट की जाती है। दूसरा ये है कि वो अपनी लाइफस्टाइल को कैसे मॉडिफाइड करे, या वो कैसी कुछ ऐसी हैबिट्स को अपनी चेंज करे जिसकी वजह से वो अपने कैंसर तो उसको हो चुका है ऑलरेडी, बट उसको किस तरीके से वो मजीद एग्रेसिव कैंसर में कन्वर्ट होने से बचा सकता है। मैं समझ गई आपकी बात। देखिए, बात ये कि जिस वक्त उसको वो शक लगा था ना, वही उसके लिए वो टाइम अलार्मिंग था। जब हम बार बार कह रहे हैं कि इसमें टाइम इंपॉर्टेंट है, इसमें अर्ली डिटेक्शन जरूरी है। सो जिसको अगर कभी किसी भी मेमोग्राफी में या अल्ट्रासाउंड में या कभी उसको लाइफ में कोई गिल्टी फील हुई, उसने अपने डॉक्टर से रुजू किया, उसको परस्यू करने के बाद फर्स्ट कीजिए कि लगा कि बहुत डेंस टिश्यू थे रेडियोलॉजी में। एक मिसाल देती हूँ आपको कि अगर उनका एक्सरे हुआ या अल्ट्रासाउंड हुआ या मेमोग्राफी हुई, उसमें हमें कुछ चेंजेस मिले, तो ऐसे मरीज को हर साल अपनी मेमोग्राफी करानी ही है या अपने मालिश, ताकि उस स्टेज को हम 3 और 4 में ना जाने दें। बिल्कुल। क्योंकि बेहतरीन है 0, 1 और 2। बिल्कुल। 3 और 4 में भी ऐसा नहीं है कि इलाज नहीं होता, लेकिन उसमें ऑब्वियसली हमें कीमोथेरेपी ऐड करनी पड़ती है, उसमें और मोडेलिटीज ऐड करनी पड़ती हैं, जो कि जाहिर है पेशेंट के लिए फाइनेंशियली भी बहुत बर्डनस है। जी बिल्कुल। खर्चा होगा, जितना कैंसर बढ़ता जाएगा उतना एक्सपेंस बढ़ता जाएगा, एक्सपेंस भी बढ़ता जाएगा, और पेशेंट के लिए ट्रॉमा भी। इट्स नॉट इजी टू गेट दोज इंजेक्टेबल्स। सो जितना इसमें हम बार बार जो हमारा मैसेज हर साल इस महीने में होता है, आपको यही होता है कि खुदारा कभी भी कुछ ऐसी जाके पूछ ले, में कोई हर्ज नहीं है। आप डॉक्टर से पूछ लें, आप रिलीव्ड हो जाएं। और आप एवरी ईयर इतने ज्यादा, मैं देखती हूँ अब तो माशाल्लाह पाकिस्तान में इतनी अवेयरनेस है जो पहले नहीं थी। अब बहुत सारी लैब्स 50% बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भी है जी, फ्री ऑफ कॉस्ट भी मेमोग्राफी ऑफर कर रहे हैं, या आपको अल्ट्रासाउंड भी ऑफर कर रहे हैं। तो उनको आप जरूर, गवर्नमेंट इसमें बहुत ज्यादा काम कर रही है। बिल्कुल। बहुत सारे ऐसे फंड्स हैं हमारे जिनमें जो नॉन अफोर्डिंग पेशेंट्स हैं, उनको हम ये सारी मोडालिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं, जस्ट टू सी एंड जस्ट टू डिटेक्ट इट अर्ली, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लाइफ सेविंग उनकी कर सकें, ब्रेस्ट भी बचा सकें, उनको एक हैप्पी हेल्दी लाइफ दे सकें। अच्छा, अब जो पेशेंट जो हैं वो ट्रीटमेंट से गुजर चुके हैं ना, वो अपनी बैक टू नॉर्मल लाइफ आ गए हैं, अब उनको कैसे अपनी लाइफस्टाइल, मेरा जो वही सवाल था कि लाइफस्टाइल को कैसे वो करें, फूड इनटेक, एक्सरसाइज या कोई भी ऐसी फिजिकल एक्टिविटी में, उसके बारे में आपसे जानना चाहती हूँ कि इसका रोल कितना है। बिल्कुल सही है। देखो सना, वो कोई भी स्टेज है, वेदर यू हैव एनी डिजीज और नॉट, वो तो एक यूनिवर्सल हर एक इंसान के लिए है। कि मैंने जैसे शुरू में कहा कि वी ऑल हैव टू मेंटेन आवर BMI, तो उसमें आपने यही देखना है कि बहुत ज्यादा चेंजेस की जरूरत नहीं होती है। इवन हमारे पास अगर कोई घर के अंदर डायबिटिक है या हाइपरटेंसिव पेशेंट भी घर में मौजूद है, हम नहीं कहते उनकी अलग से ग़िज़ा बनाएं, हम कहते हैं उन जैसा ही खाना खा लें, सिंपल खाना खा लें,
ठीक है ना, जो हम पुराने जमाने में खाते थे। बिल्कुल बिल्कुल। खिचड़ी खा ली, दलिया खा बिल्कुल, लिया, दूध बिल्कुल। साबूदाना ले लिया, है ना। हाँ। जरूरी नहीं कि आप फोन करके खाना ही ऑर्डर करेंगे, खाना ऑर्डर करेंगे, वो भी हम जाए। थोड़ा इजी लाइफस्टाइल पे हाँ, चले गए हैं। लेकिन सना चलो वो भी जाए, इंसान कहता है थोड़ा सा वक्त अपनी फैमिली के साथ बिताए तो जाए, मगर उसका कोई एक वो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। बिल्कुल, महीने बिल्कुल। में एक मतलब आपने डाइन आउट कर लिया, डाइन आउट कर लिया है ना, तो बट इतनी- नॉट लाइक कि आप जी। डेली बेसिस पे आप जी जी जी। अब यही हो गया, जो हम जो चेंजेस देख रहे हैं ना, जो मैं अपनी ओपीडी सेटअप में देखती हूँ, वो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग जो है ना, Food है। ओबेसिटी हो चुकी है। हाँ, ओबेसिटी हो चुकी है। और मैंने जैसे कहा सना, हर एक प्रॉब्लम का शुरुआत ओबेसिटी से ही ओबेसिटी से है। चाहे आप उसमें ब्लड प्रेशर ले लीजिए, डायबिटीज ले लीजिए, कोई खुदा ना करे कोई सा कैंसर ले लीजिए, है ना। तो ये चीजों पे हमें ध्यान देना है, स्पेशली पेरेंट्स को, कि भाई बच्चों को इन चीजों से दूर रखें। अगर वो एक वक्त में खा भी लेते हैं ना सना, तो दूसरे वक्त में कर्टेल कर लें। कोई अलग से स्पेशल खाना किसी को घर के लिए बिल्कुल, बनाने की बिल्कुल। जरूरत नहीं है, सभी एक जैसा खाएं। बिल्कुल जैसे बिल्कुल। सबने हल्का नमक डाल लिया खाने में, है जी ना। बिल्कुल। और थोड़ी सी सफेद चीजों से हमें परहेज हम बताते हैं बिल्कुल, इस सिलसिले बिल्कुल। में। जैसे हम कहते हैं कि व्हाइट चीनी ज्यादा इस्तेमाल ना करें, बिल्कुल। व्हाइट आटा ना लें, बिल्कुल। है ना। ये परहेज हो गया चीनी का। इनका चावल व्हाइट, ये थोड़े से बिल्कुल। फौरन आपको मोटापा लाएंगे, शुगर बिल्कुल। के मरीज के लिए भी नहीं अच्छे। बिल्कुल। और आपको बताऊं, जैसे मैंने अभी जेनेटिक्स का जिक्र किया सना आपसे, तो बिल्कुल। डायबिटीज भी जो है ना वो जेनेटिक है। अगर फैमिली में किसी एक मेंबर को है तो एवरीवन हैज टू बी वेरी केयरफुल, और उसको भी स्क्रीनिंग कराना जरूरी है। और उसको अपने मोटापे पे ध्यान देना है, बिल्कुल। क्योंकि उसको कहीं ना कहीं जाके आगे होगी। बिल्कुल, अब ये उसका बिल्कुल। आर्ट है कि वो उसको डिले कर दे, कि जो बिल्कुल, चीज ऐसे उसको ही हमने 40 देखा साल है। पे हाँ, होनी है, ऐसे ही वो हमने देखा 70 है। पे हो जाए ना, बिल्कुल। 40 पे क्यों? बिल्कुल। सो दिस इज ऑल यू नो इन आवर हैंड्स। हम एक्चुअली जो है ना वो अच्छी चॉइसेस हमारी नहीं है, कि अगर मैं हमेशा अपने मरीजों को यही कहती हूँ कि यार तुम्हारे पास अगर फ्रूट पड़े हुए हैं या बेकरी स्टफ है, तो यू हैव टू चूज के इसमें से क्या लेना है। अच्छा, एक सवाल और मेरे माइंड में है, वो ये कि पहले मैंने देखा था कि ब्रेस्ट कैंसर के साथ जब मेरे लेडीज आती थी और बताती थी कि मैं ब्रेस्ट कैंसर है, तो उनकी मोटिवेशन बहुत लो होती थी। बट अब मैंने देखा है कि वो उनकी मोटिवेशन थोड़ी हाई होती है। पहले वो समझती थी कि बस हमें पता चल गया कि हमें कैंसर है, नाउ अब लाइफ इज गोइंग टू बी लाइक यू नो एंड, अब तो अब कुछ हो ही नहीं सकता है। बट अब आपको ऐसा चेंज लगता है कि साइकोलॉजिकली लोगों पे थोड़ा सा इम्पैक्ट आया है बीमारियों से बचने का? बिल्कुल, आप सही कह रही सना। आप नोटिस कीजिएगा कि पहले जब ये अवेयरनेस के प्रोग्राम ब्रेस्ट से रिलेटेड होते थे, तो हमारे पास जो अटेंडीज होते थे सिर्फ फीमेल्स होती थी। बट नाउ वी कैन सी द चेंज ऑल्सो। देखिए, जब सबसे पहला डर जो खौफ आता है औरत को, वो ये आता है कि या अल्लाह मुझे तो ब्रेस्ट कैंसर हो गया, अब मेरा शौहर ही मेरे साथ ना रहेगा। बिल्कुल, हाँ, ये है छोड़ के सबसे चला जाए। बड़ा क्वेश्चन मार्क यही है कि तो हस्बैंड छोड़ देगा उसमें मुझे। सपोर्ट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल। फैमिली सपोर्ट इज सो इम्पोर्टेंट। तो ये अवेयरनेस के जरिए हमने कम से कम मर्दों को इतना एम्पावर किया कि यार एक चीज जो अल्लाह की तरफ से एक पार्ट औरत को मिला है, उसमें उसका कोई कसूर नहीं है। बिल्कुल। आप उसके साथ हो तो आप थिक एंड थिन दोनों में उसके साथ हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सो वी ऑलवेज यू नो मेक दैट क्लियर कि हस्बैंड वाइफ दोनों हमारे पास आए, हम उनका काउंसलिंग सेशन भी करते हैं। बिल्कुल। सो उसमें मैं बहुत अच्छा चेंज देख रही हूँ कि मर्द अब बहुत अच्छी सपोर्ट बन रहे हैं। हाँ, लेकिन व्हाट आई वांट के रूरल एरियाज में भी थोड़ा सा ये होना चाहिए है, होना चाहिए ये हो जाए। गवर्नमेंट शुड टेक पार्ट ऑफ दिस। जी 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 जी, जहाँ एजुकेशन है वहाँ तो ये चीज हो रही है। हाँ, अब आप मुझे ये बताइएगा कि आपके साथ बहुत अच्छा मेरा सेशन रहा। बाय द वे, बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने हमें दी है, और आई एम श्योर कि जो व्यूवर्स हैं उनको भी कुछ अच्छा सीखने की का मौका मिला होगा। टेक होम मैसेज क्या है ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से? बस सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज तो वही है अगेन सना, कि सबसे पहले ये कि जितना अर्ली हम इसको पकड़ पाएं, उसकी अपनी स्क्रीनिंग कराएं। कोई भी एब्नॉर्मलिटी, जैसे कि मैंने कहा निपल का कोई डिस्चार्ज है, कोई कलर चेंज है, कोई इन्फ्लेमेशन या रेडनेस है, या साइज का कोई चेंज है, स्किन का कोई चेंज है, या कोई नोड्यूल आपको बगल में मिलता है, या ब्रेस्ट पे मिलता है, या गले पे मिलता है, बिल्कुल, तो आपको फौरी अपने मालिश डॉक्टर को रिपोर्ट करना है, ताकि जितनी जल्दी हम उसको डिटेक्ट करेंगे उतना हम दोनों चीजों को बचा सकें। थैंक यू सो मच डॉक्टर सरवत, आपके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया और आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन फराहम की है। इंशाल्लाह आपको फिर से इनवाइट करेंगे अपने शो पर एक नए टॉपिक के साथ, और हमारी कोशिश होगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्यूवर्स को अच्छी इन्फॉर्मेशन फराहम कर सकें। व्यूवर्स, हम फिर से अभी दोबारा हाजिर होंगे एक नए गेस्ट के साथ और अपने टॉपिक को दोबारा कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक
बैक नाजरीन। अब हम इस टॉपिक को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। इसके लिए हमने अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है डॉक्टर फ़राह फैसल को, जो कि एक कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फ़राह, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच सना। जैसे आपको पता है कि हमारा जो टॉपिक है वो ब्रेस्ट कैंसर पे है और आपकी उसमें बहुत बड़ी कमांड है, इसलिए मैंने आज आपको यहाँ पे बुलाया है ताकि आप हमें मज़ीद इंफॉर्मेशन फराहम करें और लोगों को अवेयर करें कि किस तरह जो है ना रेडियोलॉजी हेल्प करता है कैंसर को डिटेक्ट करने में। आपने बहुत अच्छा सवाल किया सना। रेडियोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जब हम अर्ली ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्शन पे बात करते हैं या ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर बात करते हैं, तो ब्रेस्ट कैंसर का जो बेस्ट सॉल्यूशन है वो है अर्ली डिटेक्शन। बिल्कुल, जितना अर्ली डिटेक्ट होगा उतना अच्छा क्योर हो सकता है, उतनी आसान उसकी ट्रीटमेंट मुमकिन है। बिल्कुल, तो उसकी जो ईजीएस्ट मोडालिटी है वो हमारे पास है अल्ट्रासाउंड। बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, अब अल्ट्रासाउंड के लिए कोई एज की लिमिट नहीं है कि जी आप 20 साल की लड़की अल्ट्रासाउंड नहीं करवा सकती या 30 साल की नहीं करवा सकती। नो, नॉट एट ऑल। हमारे पास क्राइटेरियाज होते हैं जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की अगर हम बात करते हैं तो इंटरनेशनली हर वो लड़की जो 20 साल की उम्र के बाद हर लड़की को हर 3 साल में एक दफ़ा ब्रेस्ट का अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए। ठीक है। ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड के साथ साथ उनकी क्लिनिकल असेसमेंट भी होती है। फिर जब वो 35 ईयर्स क्रॉस कर लेते हैं और फिर हम उनको सजेस्ट करते हैं कि आप हर साल एक मैमोग्राम और एक अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवाएं। दिस इज़ फॉर द जनरल पीपल जिनमें कोई बाज़ाहिर साइन एंड सिम्टम्स नहीं है, जिनमें कोई हाई रिस्क फैक्टर नहीं है। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल और पूछूंगी, क्या हमारी जो लोग हैं, हमारे जो मतलब जो भी ख़वातीन हैं, क्या वो इतनी अवेयर हो चुकी हैं कि आपके पास डायरेक्टली अल्ट्रासाउंड के लिए आती हैं, या वो यूजुअली पहले डॉक्टर के पास जाके रिपोर्ट करती हैं, वहाँ जाके चेकअप कराती हैं और फिर आपके पास आती हैं? सना, इसमें दोनों बातें चल रही हैं साथ साथ। अब जो यूथ है हमारी, जो नई जनरेशन है, दे आर वेल अवेयर माशाल्लाह, ठीक है, एंड वेरी कॉन्फिडेंट एज वेल। अब वो जमाना है कि बच्चे एआई से भी चीजें सॉर्ट आउट करते हैं, गूगल भी कर रहे हैं, गूगल भी कर लेते हैं। पहले एक शाइनेस का फैक्टर बहुत ज्यादा था। बिल्कुल, अगर मैं किसी को बताऊंगी तो मैं तो मायूब समझी जाऊंगी या मुझ में कोई इतना बड़ा नुक्स नजर आ जाएगा कि मेरी शादी होगी और लोग मुझे बुरा समझने लगेंगे। ऐसा अब नहीं है। बच्चियों की मेंटालिटी बहुत चेंज हुई है, बहुत पॉजिटिवली ग्रो कर रहे हैं, बहुत पॉजिटिवली फ्लरिश कर रहे हैं वो लोग। कि अब बच्चियां अगर कोई भी चेंज फील करती हैं, मोस्टली अब बच्चियों को सेल्फ असेसमेंट पता है। क्लिनिकली हम उनको सेल्फ असेसमेंट करके, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, उनको सेल्फ असेसमेंट पता है। दे नो देयर बॉडी कि उनकी बॉडी में अगर कोई भी चेंज आता है, वो एक दाने की शक्ल में हो, जिल्द में किसी किस्म की कोई कलर की तब्दीली हो या जिल्द की सख्ती हो या व्हाटएवर, वो अपने डॉक्टर के पास जरूर जाती हैं, अपनी मदर के साथ, अपनी सिस्टर के साथ, और एट टाइम्स मैंने देखा कि वो अकेली भी जा रही होती हैं। फिर नॉर्मली डॉक्टर उनको सजेस्ट करता है, अदरवाइज वो खुद हमारे पास आती हैं कि जी मुझे तब्दीली महसूस हो रही है, आप ज़रा इसको चेक तो करिए। बिल्कुल। क्या मदर इतनी अवेयर है हमारी कि वो बच्चियों को लेकर आती हैं? अब हैं, पहले नहीं थी। पहले मदर्स में भी शाइनेस, या फिर आप ये समझ लें कि उनमें एक ये फील था, अगर मैं अपनी बच्ची को लैब ले जाऊं या हॉस्पिटल ले जाऊं तो लोग सवाल करेंगे कि क्या बीमारी हो गई, मैं क्या जवाब दूंगी। बिल्कुल। लेकिन अब उनको ये एक अवेयरनेस आ गई है कि ब्रेस्ट कैंसर या ब्रेस्ट के कोई भी ऐसा लीजन है, तो हर लीजन जो है वो कैंसर नहीं होता। बिल्कुल, हर दाना कैंसर नहीं होता, हर गुठली कैंसर नहीं होती, तो लिहाजा उसको असेस वो करवाती हैं। अब मदर्स खुद आती हैं करवाने के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या हर वो जो आपने बताया हर गिल्टी कैंसर नहीं होता, तो क्या इतनी अवेयरनेस लोगों में है कि वो अगर उनमें थोड़ी सी भी चेंजेस आ रही हैं या कहीं पे कोई लंप है या कोई गिल्टी बन गई है, क्या वो आपके पास आते हैं? और कितने % चांसेस ऐसे होते हैं कि हर गिल्टी कैंसर में तब्दील हो या गिल्टी जो है किसी और बीमारी को भी दिखा रही होती है? सबसे इंपॉर्टेंट मेरा ये क्वेश्चन है आपसे, क्योंकि लोगों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी चीज़ की होती है कि उनको लगता है कि अगर हम गिल्टी दिखाने जाएंगे तो डॉक्टर साहब हमें फ़ौरन ये कह देंगे कि हमें कैंसर है। हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि लोगों के जहन में पहला वहम ही यही है कि अगर छाती में कोई भी तब्दीली हुई है तो वो फकत कैंसर हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत कम परसेंटेज है, बहुत कम परसेंटेज है जो मैलिग्नेंट या कैंसरस होती है, वरना आम तौर पे यंग गर्ल में हमारे पास बिनाइन चेंजेस होती हैं जो हार्मलेस होती हैं, लेकिन उनको मॉनिटर करना जरूरी है। और मॉनिटर कैसे कर सकते हैं? हम अल्ट्रासाउंड की मदद से उनको कर सकते हैं। अच्छा, आपने बिनाइन चेंजेस की बात की, अगर बिनाइन चेंजेस हैं तो कितने % चांसेस ऐसे होते हैं कि बिनाइन चेंजेस मैलिग्नेंसी में चेंज हो जाएं अगर हम उनको सही तरीके से डायग्नोस ना करें और सही तरीके से उसको मैनेज ना करें? अच्छा, देखिए, इसमें दो बातें हैं। एक हमारे पास है कि अगर वो चीज़ थ्रू आउट बिनाइन ही है, कि उसके अंदर मैलिग्नेंसी का कोई उनसर नहीं है या कैंसर का कोई उनसर नहीं है, तो वो वैसी ही रहेगी, लेकिन उसका साइज बढ़ता रहेगा। बिल्कुल। लेकिन अगर कोई चीज़ खुदा न खास्ता कैंसरस है और वो बहुत पिन साइज में डायग्नोस हो रही है, तो उसको तभी ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है।
ठीक है, उसमें हम ये इंतजार नहीं करेंगे कि अब ये बड़ा होगा तो फिर हम उसको देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल है हमारे फिजिशियन का होता है कि जब भी वो एक रिपोर्ट फिजिशियन के पास जाती है तो फिजिशियन उसको पूरा प्लान बताता है, उसको समझाता है कि देखें आपकी ये तब्दीली जो है ये बिनाइन है या इससे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, या ये जो तब्दीली है ये नुकसानदेह हो सकती है, इसके लिए आपको विजिलेंट रहना है, 6 महीने बाद दोबारा असेस करवाना है और अपनी रिपोर्ट्स लेके मेरे पास आना है। बिल्कुल। अच्छा, एक मेरे पास एक और सवाल था जो मैंने नॉर्मली लोगों से सुना है कि वो ये कहते हैं कि हम मेमोग्राफी नहीं करवाएंगे। अगर हम मेमोग्राफी कराएंगे और हमें कैंसर नहीं है, जैसे कि अल्ट्रासाउंड में पता चल गया कि हाँ कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मेमोग्राफी सजेस्ट कर दिया गया, तो वो कहते हैं हम मेमोग्राफी नहीं कराएंगे क्योंकि इससे तो हमें कैंसर होने के चांसेस बढ़ रहे हैं, ये रेडिएशंस हैं। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? अच्छा देखिए, डिफरेंस यही है अल्ट्रासाउंड और मेमोग्राफी में कि मेमोग्राफी में थोड़ी रेडिएशंस यूज होती हैं, लेकिन ये बात याद रखें हर पेशेंट का हर वक्त मेमोग्राफी तो नहीं होती। अल्ट्रासाउंड सेफेस्ट है, वो डॉक्टर ज़्यादा और बार बार एडवाइस करता है, लेकिन जब हम मेमोग्राफी की बात करते हैं तो मेमोग्राफी जो है वो सर्टेन कंडीशंस में होती है, सर्टेन एज ब्रैकेट्स में होती है कि डॉक्टर कहता है कि अच्छा 35-40 ईयर के बाद अब आप हाई रिस्क पे हैं, कि आपकी मदर को रहा हो, आपकी सिस्टर को रहा हो, आपके फर्स्ट ब्लड रिलेटिव में आपके फादर के साइड पे या मदर के साइड पे किसी को भी हो तो मेमोग्राफी करवा लें। लेकिन जो रेडिएशंस हैं वो इतनी माइनर होती हैं, इतनी माइनर होती हैं कि उसका नुकसान उस फायदे से कई गुना कम है, उसका फायदा बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। उस चंद सेकंड्स के प्रोसीजर से या उस टूल से आप एक कैंसर को डायग्नोज कर लेते हैं जो पूरी जिंदगी बचा लेता है। बिल्कुल। अच्छा, एक और मेरे पास सवाल ये है कि क्या अल्ट्रासाउंड, जैसे कि आजकल बहुत अवेयरनेस दी जा रही है कि आप अल्ट्रासाउंड कराएं, तो इतना है कि लोग आ रहे हैं अल्ट्रासाउंड के लिए। इस पूरे मंथ में मैंने जहाँ तक ऑब्जर्व किया तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स के अंदर फ्री अल्ट्रासाउंड्स भी हो रहे हैं ब्रेस्ट के, और अवेयरनेस कैंपेन्स भी हो रही हैं, लोगों को बुलाया जा रहा है कि उनको बताया जाए। तो लोग इतने इंटरेस्टेड, आपको लगता है कि हमारी आवाम इतनी इंटरेस्टेड है अपनी हेल्थ को लेके कि वो आपके पास आती है, आपसे इन्फॉर्मेशन लेती है, या अगर वो जर्नली भी आ रहे हैं तो आपके पास अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं जस्ट टू चेक, उनको कोई अलामात नहीं है, कोई सिम्टम नहीं है, लेकिन वो वैसे ही एक रेगुलर चेकअप के तौर पे आपके पास आ रहे हैं, तो ऐसा होता है? ऐसा बिल्कुल होने लगा है, एंड थैंक्स टू पिंक अक्टूबर, क्योंकि पिंक अक्टूबर के जरिए लोगों में बेसिक अवेयरनेस आने लगी है। वो चीज़ें जिनको वो इजीली इग्नोर कर देते थे अब उन चीज़ों के लिए वो वेल अवेयर्ड हो गए और कॉन्शियस ज़्यादा हो गए। तो कुछ लोग तो सिर्फ स्क्रीनिंग के लिए आते हैं कि उनको फिजिकली कुछ नहीं फील हो रहा, लेकिन वो कहते हैं कि हमने अब इतना टाइम हो गया, हमारी कोई असेसमेंट नहीं हुई, तो हम आप असेस कर दें या आप हमें चेक कर लें। तो इट इज़ अ वेरी गुड साइन और इट्स अ वेरी गुड वे कि आप एक महीने को डेडिकेट कर देते हैं कि इस महीने में हमने अवेयरनेस स्प्रेड करनी है। बिल्कुल। तो डेफिनेटली जो हम एक बात करते हैं कि पाकिस्तान की अगर आप बात करें कि पाकिस्तान में हर 9 में से एक औरत ब्रेस्ट कैंसर में मुब्तला है। बिल्कुल। तो ये कोई छोटी शरह नहीं, नहीं है, बहुत खतरनाक शरह है। एग्जैक्टली। तो इसको रिड्यूस करने का जो तरीका है या इस बर्डन को कम करने का जो तरीका है वो अर्ली डिटेक्शन है, और पिंक अक्टूबर इसमें और आप जैसे लोग इसमें बड़ा अहम रोल प्ले कर रहे हैं। जी, अमवात में कुछ कमी आई है पहले से अब तक में? अमवात में भी कमी आ रही है। वजह क्या है? अर्ली डिटेक्शन। बिल्कुल। कि पहले तो डिटेक्ट ही नहीं होता था, जब पेशेंट आता था हमारे पास तो वो ग्रेड 3 ग्रेड 4 में होता था, एडवांस स्टेज में होता था, मेड्स के साथ होता था कि वो ब्रेस्ट से पूरी बॉडी में फैल गया, ठीक है, तो उसकी शरह अमवात डेफिनेटली ज्यादा थी। लेकिन अब अगर कोई चीज एक पिन साइज है, बहुत छोटे साइज में है, दाल के दाने के बराबर है, उसको उसी वक्त अगर ऑपरेट कर लिया जाता है तो वो काफी हद तक वो उसी में रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, और हम कहते हैं कि हम लाइफ क्वालिटी को बड़ा इम्प्रूव कर देते हैं इससे। मेरे एक और सवाल ये है कि ब्रेस्ट को हमेशा कनेक्ट किया जाता है, जो मैंने डॉक्टर सरवत से पूछा, फीमेल्स के साथ, लेकिन क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ये कैंसर मेल्स में भी पाया जाता है, तो फीमेल्स की तो आपने बात करी कि ये सारे साइन एंड सिम्टम्स हैं, मेल्स में क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। अगर मैं आपको स्टैटिस्टिक्स बताऊं तो मेल्स में इस तरीके से कि हर 340 मर्दों में से एक मर्द ब्रेस्ट कैंसर में मुब्तला हो सकता है। बिल्कुल, ठीक है, ये भी कोई बहुत छोटी परसेंटेज, ये भी छोटी परसेंटेज नहीं है कि हर 340 में से। अब ये वो मेल्स हैं जिनमें जेनेटिकल चांसेस ज्यादा हैं कि उनकी मदर को रहा हो। ये आपने बहुत अच्छी बात करी है कि जीन से फादर, मेल्स में से फादर कनेक्टेड नहीं है। एग्जैक्टली, मदर फादर दोनों की तरफ से कहीं पर भी किसी भी साइट पर अगर रहा हो तो उसमें आमतौर पे जो हजरात मेरे पास आते हैं स्कैनिंग के लिए, वो इनिशियली वो अपने अंदर एक तब्दीली महसूस करते हैं। बिल्कुल। क्योंकि मेल्स के अंदर प्रॉपर ब्रेस्ट टिश्यूज नहीं होते, ब्रेस्ट डेवलपमेंट नहीं होती। बिल्कुल। तो उनको सबसे पहले एक साइन आता है गायनेकोमेस्टिया, हम कहते हैं। मैं आपसे वही सवाल करने वाली थी। हाँ, गायनेकोमेस्टिया कि उनके अंदर ब्रेस्ट डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। बिल्कुल, ठीक है। अब इसमें जो एक बहुत नेगेटिव रोल प्ले कर रहे हैं वो है स्टेरॉइड्स, कि जिम्स में और इन सब जगहों पे वो लोग बिला जरूरत बिल्कुल, और अनकंट्रोल्ड
स्टीरॉइड्स उनको दिए स्टेरॉइड्स जाते देते हैं। वो स्टीरॉइड्स उनके हार्मोन्स के सिस्टम को तबाह और बर्बाद कर देते हैं। ठीक है, पहले वो जाते हैं गायनेकोमेस्टिया में कि उनके एब्नॉर्मल ब्रेस्ट डेवलपमेंट होना शुरू होती है, बिल्कुल। और जैसे ही उनकी बॉडी में एब्नॉर्मल ब्रेस्ट डेवलपमेंट होती है वो प्रोन हो जाते हैं ब्रेस्ट कैंसर को। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा एलैबोरेट किया। मेरा क्वेश्चन एक और यही है, क्योंकि ये जिम से रिलेटेड बात हुई, एक्सरसाइज कितना रोल प्ले करती है ब्रेस्ट कैंसर से बचने के लिए भी, और अगर एक पेशेंट को ऑलरेडी हो गया है कैंसर तो अब वो कैसे अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करे ताकि मजीद आगे उसको उसकी एग्रीवेशन जो है या उसकी जो शक्ल अब मजीद ख़राब हो रही है कैंसर की, उसको बचा सकता है। अच्छा, इसमें सना मैं 3 ग्रुप्स में डिवाइड करती हूँ। सबसे पहला तो वो जो हाई रिस्क ग्रुप है, ठीक है, हाई रिस्क ग्रुप के जिनके पास डायबिटीज है, जिनके पास हाई ब्लड प्रेशर है, जिनको फैमिली हिस्ट्री है, तो उनके लिए तो सबसे पहली चीज़ कि आप एक्सरसाइज करके अपने वेट को कंट्रोल करें, अपने हार्मोन्स को कंट्रोल रखें। एक्सरसाइज का मकसद सिर्फ वेट कम करना नहीं होता, ये ओवरऑल आपकी वाइटैलिटी को या आपके अंदर डिफरेंट सिस्टम्स को बड़ा अच्छे से चलाता है कि आप बड़ा हेल्दी रहते हैं, आपका हर सिस्टम बड़ा हेल्दी रहता है, आपको खाना अच्छे से हजम होता है, आप साइकोलॉजिकली बड़े स्ट्रांग होते हैं। उसके बाद आ जाता है वो वाला ग्रुप जो सफरर है, जो सफ़र कर रहा है करंटली। सफ़र करने वालों के लिए अगर हम बात करते हैं एक्सरसाइजेस की, तो वो ना सिर्फ उनको वेट कंट्रोल बल्कि साइकोलॉजिकल रिलीफ, जिसको हम कहते हैं ना कि योगा करना, डोपामाइन इंक्रीज करता है। एग्जैक्टली, वो आपका डोपामाइन इंक्रीज करता है, आपके हैप्पी हार्मोन्स इंक्रीज करता है, और आप अपने आप को एक अच्छी पर्सनालिटी, एक ऐसा इंडिविजुअल फील करते हैं जो बाकी लोगों की तरह हर काम कर सकता है। अदरवाइज जो एक इमोशनल फ्लॉप होता है ना, वो सबसे ज़्यादा होता है उन लोगों में जो किसी भी किस्म के कैंसर को फेस कर रहे होते हैं, कि उनको लगता है कि अब तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो हमारे यहाँ ऐसे कई ग्रुप्स बने हुए होते हैं जहाँ पे कैंसर सर्वाइवर्स या इवन पेशेंट्स वो हेल्दी लाइफस्टाइल को लेते हैं। उसके बाद थर्ड वाला ग्रुप आ जाता है वो जो सर्वाइवर्स हैं, जो ट्रीटमेंट हो चुकी है, तो उनके लिए भी यही वाली चीज़ आ जाती है कि उनका जो एक्सरसाइज है उसके 2 पर्पस है, वेट कंट्रोल एंड इमोशनल कंट्रोल। ठीक है, इमोशनल बूस्टअप करना, वेट कंट्रोल पे रखना, कि अगर उनका वेट बढ़ेगा तो इनमें पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि जेनेटिक्स तो है ना, बिल्कुल जेनेटिक्स है, दोबारा पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो वो अपने वेट को कंट्रोल रखेंगे, कई बीमारियां ऑटोमेटिकली रुक जाएंगी। बिल्कुल। अच्छा, एक्सरसाइज के अंदर आप मुझे क्या सजेस्ट करेंगी और हमारे जो व्यूवर्स उनको सजेस्ट करेंगी कि लोग बेसिकली एक्सरसाइज को कनेक्ट करते हैं खाली वेट लॉस से, कार्डियो से, कि वॉक करना शुरू कर देंगे, हम थोड़ा और वॉक कर रहे हैं उससे मसल लूज भी कर रहा है, क्योंकि ये हमारा टिश्यू जो है मस्कुलर टिश्यू है और मस्कुलर टिश्यू के साथ अटैच्ड है, तो आप किस किस्म की एक्सरसाइज सजेस्ट कर सकती हैं लोगों को, और डाइट सजेस्ट कर सकती हैं कि वो पर्टिकुलर ऐसी डाइट लें और साथ में इस तरह की कार्डियो करें, वेट ट्रेनिंग करें, क्योंकि वेट ट्रेनिंग बेसिकली हमारे यहाँ कनेक्ट की जाती है सिर्फ मेल्स के साथ, नॉट विद द फीमेल्स, और हमने अब सुना है कि ब्रेस्ट कैंसर को अगर रोकना है तो फीमेल्स के लिए भी वेट ट्रेनिंग करना उतना ही ज़रूरी है। बिल्कुल, आपने एक डिफरेंट डायमेंशन में एक बहुत अच्छी बात पूछी, क्योंकि लोग इस डायरेक्शन में सोच ही नहीं रहे होते कि भाई जिम का क्या रोल है या किस तरीके से एक हेल्दी लाइफ स्टाइल को हम करते हैं। तो अगर हम ब्रॉडली इसको एलाबोरेट करें तो हम इस तरीके से कर सकते हैं कि जिमिंग का मकसद सिर्फ वजन का बढ़ाना या घटाना नहीं है। बिल्कुल, ठीक है, जिम इसलिए नहीं जाते कि वजन मेरा बहुत बढ़ गया है, मैं 1 महीने जिम में भागूंगी और मेरा वजन 20 किलो नीचे, ऐसे ही कॉन्सेप्ट है लोगों का, यही कॉन्सेप्ट है। इट इज फॉर द हेल्दी वेल बीइंग। आपको हेल्दी रखने के लिए फिजिकली, मेंटली, हर तरह आपको हेल्दी रखने के लिए जरूरी होता है। एंड सेम वाइस वर्सा गोज विद द डाइट, कि आप जितना बैलेंस डाइट लेंगे, ऑर्गेनिक्स की तरफ आइए, जितना आप प्रोसेस मीट है, प्रोसेस फूड है, उनको अवॉइड करें, तो ये सब चीज़ें एक बहुत पॉजिटिव रोल प्ले करती है। थैंक यू सो मच डॉक्टर फराह फैसल, आपके साथ आज इस शो में आपको बुला के मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है लोगों को फराहम की है। आई एम श्योर कि लोग जो हैं इनकी और डॉक्टर सरवत की जो इन्फॉर्मेशन है उससे उनको कुछ फ़ायदा होगा। हमारी कोशिश रहेगी कि हम हर वीक आपके सामने आएँ एक नए गेस्ट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, और आपको बेहतर से बेहतर इन्फॉर्मेशन फराहम करें। डॉक्टर, आपके साथ बहुत अच्छा लगा मुझे, आई एम रियली थैंकफुल। आप अपना कोई भी ऐसा मैसेज जो आप देना चाहें तो आप प्लीज़ मुझे, आप हमारे व्यूवर्स को कोई मैसेज दें ताकि उनको वो अपने आप को बचा सकें। व्यूअर्स को एक मैसेज है मेरा, वो ये कि नो योर सेल्फ, नो योर बॉडी। अपनी बॉडी को खुद पहचानें। अगर आपकी बॉडी में कोई भी तब्दीली महसूस हो रही है तो लाजमी अपने मौलिद से मशवरा करें ताकि आप किसी भी किस्म की खतरनाक बीमारी में मुब्तला होने से अपने आप को बचा सकें। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपके साथ आज इस स्टूडियो में आपको बुला के बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू व्यूवर्स फॉर वाचिंग दिस शो। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह हम फिर एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। आज का टॉपिक था ब्रेस्ट कैंसर का। आई एम श्योर कि हमने बहुत हद तक आपको आगाही दी होगी कि किस तरह इस कैंसर से बचा जा सकता है और किस तरह इस कैंसर की रोकथाम की जा सकती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।